हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पावर सिस्टम की रिवीजन सीरीज हमारी स्टार्ट होती है लेक्चर नंबर 1 से, जिसमें पहली यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम में, जिसमें 20-21 लेक्चर अवेलेबल है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए गाइस, यहां पर मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा और साथ में बताऊंगा कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करना है, कौन से नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने बेसिक में ये पढ़ाया कि सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज क्या होते हैं, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि सिंगल फेज के बारे में, ठीक है, टू फेज के बारे में, टू फेज के बारे में काफी कम लोगों को पता होता है, और थ्री फेज के बारे में। ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में, तीनों कनेक्शन, तीनों इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, 6 फेजेस भी होते हैं, बट हम लोग सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज, इन तीन में भी सिंगल फेज और थ्री फेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पावर सिस्टम हम लोग सिंगल फेज और थ्री फेज में ही डील करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अब सिंगल फेज का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आप ये समझिए। सिंगल फेज का मतलब है कि एक लाइन अगर जा रही है, एक लाइन जिसको हम लोग एक लाइन और एक न्यूट्रल, एक लाइन और न्यूट्रल, या फेज और न्यूट्रल भी कई बार बोल देते हैं हम लोग। कई बार क्या बोल देते हैं, एक फेज, कोई भी एक फेज, RYB में से कोई भी एक फेज और एक न्यूट्रल, इन दोनों के बीच में अगर एक कोई कनेक्शन अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड है, ये आपका एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो भी कनेक्शन है वो आपका सिंगल फेज है। टू फेज के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। टू फेज का मतलब ये समझिए कि दो फेज अगर है, दो फेज है, VA और VB, दो फेजेस के मैंने वोल्टेज लिख दिए। ठीक है, VA और VB, इन दोनों फेजेस के बीच में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट अगर है तो क्या कहलाता है, आपका टू फेज कहलाता है। बाकी डिटेल डिस्कशन मैंने पूरा इन डेप्थ सिलेबस में किया है। ठीक है, बाकी शॉर्ट के लिए यही ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका थ्री फेज, बहुत इंपॉर्टेंट। थ्री फेज में देखिए क्या होता है, थ्री फेज में ये समझिए कि तीनों फेजेस जो है, तीनों फेजेस आर फेज, वाई फेज और बी फेज, RYB। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, इसका मैं अभी यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं दे रहा हूँ। अदरवाइज आपको मैं फॉल्ट एनालिसिस में फेज सीक्वेंसेस के बारे में बताऊंगा। अभी आप ये समझिए कि अगर क्लॉकवाइज में RYB है तो पॉजिटिव सीक्वेंस, अभी सिर्फ ये समझ लीजिए, बाकी सीक्वेंसेस के बारे में फॉल्ट में बात करेंगे। इन तीनों फेजेस के बारे में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब देखिए, जो थ्री फेज होते हैं, जो तीन फेजेस होते हैं, और मैक्सिमम जो पावर सिस्टम, देखिए सिंगल फेज तो आप डोमेस्टिक में यूज करते हैं, है ना, डोमेस्टिक में। अदरवाइज तो ज्यादातर हमें पूरा पावर सिस्टम का जो ट्रांसमिशन है वो थ्री फेज में ही होना है, ट्रांसमिशन होना है, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो बड़े कस्टमर है वो सबके सब थ्री फेज कनेक्शन में ही लेते हैं। सिंगल फेज का जो यूटिलिटी वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक में, अदरवाइज डोमेस्टिक को छोड़ दे तो बाकी सभी जगह पे थ्री फेज का ही हम लोग लेते हैं, है ना। कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, वो सारे की सारी डिटेल मैंने पढ़ाई है। अब देखिए, सपोज करिए कि जो R है, ये R लाइन, ये Y लाइन और ये B लाइन, तीन लाइन है ये हमारी, है ना, R, Y और B, RYB। और यहां से हम लोग क्या निकाल देते हैं, ये न्यूट्रल पाथ, ये क्या है हमारा न्यूट्रल पाथ। तो सपोज करिए कि यहां पर एक R फेज से और एक न्यूट्रल से अगर कनेक्टेड है तो ये हो गया हमारा हाउस नंबर 1। ठीक है, सपोज करो आपका जो पड़ोसी है वो कहां कनेक्टेड है, न्यूट्रल और वाई फेज के बीच में कनेक्टेड है। तो मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में लाइट है और हमारे पड़ोसी के यहाँ लाइट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका घर वाई फेज में है और आपके पड़ोसी का घर जो है वो आर फेज से कनेक्टेड है। तो अगर आर फेज में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं, इसका मतलब पड़ोसी के यहाँ बिजली नहीं आएगी, आपके यहाँ पे बिजली है, क्योंकि आपका कनेक्शन यहाँ से लगा है। अगर आपका और आपके पड़ोसी दोनों का इलेक्ट्रिसिटी चले गया और उसके पड़ोसी का इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका और आपके पड़ोसी का जो कनेक्शन वो एक ही फेजेस में है। हाँ, ये भी हो सकता है कि दोनों फेजेस में ट्रिप कर जाए, फिर तो दिक्कत है ना। तो ऐसा ही क्या करते हैं हम लोग कि जो भी सिंगल फेज की, इसको एक फेज से लगा के न्यूट्रल, ये सिंगल फेज हो गया हमारा, ये सिंगल फेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। ठीक है, कोई भी एक लाइन से लगा के न्यूट्रल तक का जो भी वोल्टेज हो, फेज वोल्टेज है, चाहे वो R से N हो, Y से N हो या B से N हो। समझ में आया, ये फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज किसको बोलेंगे, दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज है उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये इतनी छोटी सी चीज आप हमें रिवीजन सेशन में क्यों पढ़ा रहे हो, इतनी छोटी सी चीज हमको रिवीजन सेशन में क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हमको पता है।
बट गाइस 90% स्टूडेंट जब न्यूमेरिकल आता है ना ट्रांसमिशन से, तो सबसे ज्यादा गड़बड़ यहीं पे करते हैं, लाइन और फेज में ही। आपको बताता हूं कैसे गड़बड़ होती है। अच्छा, 3 फेज का जो डिवीजन है वो कौन से 2 कैटेगरी में हम लोगों ने किया है? वो 2 कैटेगरी में हम लोगों ने किया, स्टार और डेल्टा। स्टार और डेल्टा 2 कनेक्शन पॉसिबल है, बट ज्यादातर कनेक्शन आपको ज्यादातर केसेस में 90% टाइम पे आपको स्टार ही मिलेगा। 90% केसेस में स्टार। अगर कुछ नहीं भी लिखा है, कुछ मेंशन नहीं है, तो आप स्टार लेके ही सॉल्व करेंगे। समझ में आया? डेल्टा जब तक लिखे नहीं स्पेसिफिकली तब तक आपको डेल्टा नहीं मानना है। दैट इज गोल्डन रूल, है ना। चलिए, तो स्टार के अंदर क्या होगा? स्टार के अंदर जो रिलेशन है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 VPH, और यहां पर लाइन करंट और फेज करंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इतना आप चीजें ध्यान रखिएगा। डेल्टा में वोल्टेजेस क्या होते हैं? लाइन और फेज वोल्टेजेस बराबर होते हैं, और जो करंट है, लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स IPH। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और पावर रिलेशन स्टार हो चाहे डेल्टा हो, दोनों में बराबर ही रहते हैं। पावर मतलब मैं एक्टिव पावर की बात करूं, या चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो यहां पे एक्टिव पावर की बात करूं, स्टार डेल्टा सब में सेम ही होता है, पावर सेम होता है। ये हमारा 3 फेज पावर लिखे तो √3 VL IL cos phi, ठीक है। और ये हमारा रिएक्टिव पावर लिखे तो √3 VL IL sin phi, ठीक है। आप √3 लाइन की जगह या इस तरीके से क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और SL कॉम्प्लेक्स पावर लिखे तो √3 VL IL, इस तरीके से रिलेशन है। बहुत सारी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, उसमें एक रिलेशन तो √3 के साथ में है, तो किसी भी एक चीज को ले सकते हैं आप कि √3 VL, या फिर ऐसा भी एक मैं लिख देता हूं डायरेक्टली 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH cos phi, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसको भी 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH sin phi लिख सकते हैं, इसको भी 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो सिंगल, ये है आपका सिंगल फेजेस का, सिंगल फेज का, उसको 3 टाइम्स कर दिया तो 3 फेज का मिल जाएगा। तो ये जितने भी पावर रिलेशन है सारे के सारे आपके काय के हैं। ये L हटा दो, L ऐसे ही लिख दिया हमने, 3 फेज के, ठीक है। अब आपको मैं गोल्डन रूल बताता हूं। जितनी भी ओमिक वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट फेज में ही डिफाइन होती है। काय में डिफाइन होती है? फेज में। इसीलिए पूरे पावर सिस्टम में जब भी आप करंट निकालेंगे तो हमेशा पहले फेज करंट निकालेंगे, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय ZPH, क्योंकि ये जो ओमिक वैल्यू है ना, ये हमेशा पर फेज में होगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो, इंपीडेंस हो, जितनी भी ओमिक वैल्यू है वो पर फेज में डिफाइन होती है। इसीलिए ये गोल्डन रूल है पावर सिस्टम का कि आपको हमेशा पर फेज करंट अगर निकालना है तो पर फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओमिक वैल्यू। क्यों? ये ओमिक वैल्यू पर फेज में होती है, इसीलिए पर फेज वोल्टेज ही हमें लेना है, ठीक है। ये गड़बड़ी मत करना। तो ये गोल्डन रूल है कि आपको हमेशा जो भी पावर सिस्टम का क्वेश्चन है उसको पहले फेज में लाके ही सॉल्व करना है, ठीक है। कहां पे लाइन में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज बताऊंगा। 1-2 जगह है जहां पे हम लोग डायरेक्टली, जहां पे वोल्टेज का स्क्वायर टाइम की जो टर्म्स आती है ना, वहां पे हम लोग डायरेक्टली लाइन में भी ले सकते हैं। आपको 1-2 जगह आएगी, वो बताऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो ये बेसिक्स में मैंने बहुत डिटेल वर्जन में सब कुछ बताया है, बट मैंने शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट वे में आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया, ठीक है गाइस। अब मैंने बात करी है पर यूनिट सिस्टम की। किसकी बात करी है? पर यूनिट सिस्टम की। शुरू के 3-4 लेक्चर में मैंने सारा चीज डिस्कस किया, जो कि मैंने रिवीजन सीरीज में अभी यहाँ पे आपको बता दिया। पर यूनिट सिस्टम की बारी आती है, पर यूनिट सिस्टम। अब देखिए पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है, सपोज करिएगा पर यूनिट हमारा मशीन में भी पढ़ते हैं हम लोग और पावर सिस्टम में भी पढ़ते हैं। इसको डिटेल वर्जन में मैंने पढ़ाया है आपको, क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, सब कुछ मैं नहीं बताने वाला हूं, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पे आता हूं। पर यूनिट ये समझ लीजिए कि एक एक्स्ट्रा रेफरेंस यूनिट है हमारी, ताकि जितने भी पावर सिस्टम कंपोनेंट होते हैं उसको हम सेम रेफरेंस पे एनालाइज कर पाए। इतना समझ लीजिए। अब समझिए पावर सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम में आपके पास किलोवोल्ट होता है, ठीक है, करंट होता है हमारा, किलोवोल्ट करंट हो गया हमारा, MVA हो गया, ठीक है, MVA हो गया, और इंपीडेंस हो गया। ये 4 क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी अगर हमें बेस मानो, इन क्वांटिटीज को MVA बेस, Z बेस और ये सब बेस मानो, ठीक है। अब समझिएगा, ये 4 क्वांटिटी को इधर उधर से हमें डील करना है। 2 क्वांटिटी को हमें पता लगाना, उन 2 की हेल्प से अदर 2 को हमें फाइंड आउट करना है।
दो क्वांटिटी को पता करना है अदर टू की हेल्प से हमें। तो इन दोनों में हम लोग किलो वोल्ट और MVA को नोन मान के ही बाकी दो पैरामीटर्स निकालते हैं। असल में पर यूनिट का मतलब ये समझ लीजिए सिंपली कि पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी। अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, इंपीडेंस के लिए भी हो सकता है, करंट के लिए भी हो सकता है, वोल्टेज के लिए भी हो सकता है, किसी भी क्वांटिटी के लिए हो सकता है कि अगर आपको कोई भी वोल्टेज का पर यूनिट चाहिए, करंट का चाहिए, MVA का चाहिए, किसी का भी पर यूनिट चाहिए, तो एक्चुअल अपॉन उसके बेस से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ज्यादातर हम लोग डील काय में करते हैं इंपीडेंस। तो इंपीडेंस अगर मैं पर यूनिट मानूं, पर यूनिट इंपीडेंस मानूं, तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल मतलब कि ओमिक वैल्यू का इंपीडेंस अपॉन जेड बेस। ठीक है, जेड बेस। अब ये जो जेड बेस कैसे निकालते, जेड बेस का एक फॉर्मूला आप समझिए कि केवी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एमवीए, ये सब बेस है ना, किलोवोल्ट बेस और MVA बेस। तो ये आपका निकल आएगा जेड बेस निकल आया। ठीक है, जेड बेस निकल आया। अब उसके बाद आप समझिए जेड बेस निकल आया तो आप जेड बेस को यहां रखेंगे तो आपको जेड पर यूनिट मिल जाएगा। इतना समझ में आया। अब अगर मुझे करंट निकालना है, IB बेस करंट निकालना है, तो MVA बेस और यहां पर किलोवोल्ट बेस, वैसे तो आपको √3 लगाना है अगर लाइन वगैरह सब में बात कर रहे तो √3 बेस। ठीक है, जैसे ये S क्या है हमारा MVA, तो MVA अगर मुझे यहाँ पे करंट, ये करंट बेस निकालना है तो √3 और वोल्टेज नीचे चले जाएगा, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, करंट बेस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फॉल्ट एनालिसिस जब पढ़ेंगे ना तो करंट बेस का बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, बेस करंट का बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है। अच्छा, और क्या याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको कि यहां पर मान लीजिए कुछ बेसिस दे रखे हैं हमें, किलोवोल्ट और MVA बेसिस है, किसी एक बेस के ऊपर हम लोगों ने जेट पर यूनिट ऑलरेडी निकाल लिया है, जेट पर यूनिट निकाल लिया है किसी दो बेसिस पे। अब अगर हमें नए बेस मानना है, नए बेस के ऊपर वापस से हमें जेट पर यूनिट निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा आप कि जेट पर यूनिट न्यू, जेट पर यूनिट क्या निकालना है आपको, न्यू निकालना है, न्यू। उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जेट पर यूनिट MVA डिवाइडेड बाय MVA और किलोवोल्ट डिवाइडेड बाय किलोवोल्ट, समझिएगा। ठीक है, न्यू के बाद क्या करेंगे, ओल्ड, ये जेट पर यूनिट ओल्ड, MVA न्यू और किलोवोल्ट ओल्ड। ठीक है, न्यू का उल्टा ओल्ड और ओल्ड का उल्टा न्यू, याद रखने के लिए। और इस पूरे के ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनता है आपका, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और याद रखना चाहिए आपको कि मान लीजिए दो आपके पास पुराने बेसेस है, किलोवोल्ट और MVA बेस, और नए बेस के ऊपर आपको अगर जेट पर यूनिट नया वाला निकालना है तो यहाँ पर चेंज इन बेस वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो उसका फॉर्मूला आपको जेट पर यूनिट ओल्ड पुराना वाला, MVA न्यू डिवाइड बाय MVA ओल्ड, किलोवोल्ट न्यू का स्क्वायर लगेगा। अब याद कैसे रखना है देखिएगा, न्यू ओल्ड अल्टरनेटिव, बस ध्यान रखिएगा MVA के नीचे किलोवोल्ट नहीं कर दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू ओल्ड, न्यू का उल्टा ओल्ड का उल्टा न्यू, याद रखने के लिए। बाकी अगर ऐसे याद रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतना पर यूनिट सिस्टम में आपको याद रखना है। अब देखिए पर यूनिट के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है, बट पर यूनिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मशीन में भी मिक्स होगा, पूरे पावर सिस्टम के अलग अलग कॉन्सेप्ट में भी मिक्स हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो एक यूनिट है ना, यूनिट कहीं पे मिक्स हो सकती है। आपके पर यूनिट का कॉन्सेप्ट, इसका पूरे ये फॉर्मूले का यूज आपका स्टेबिलिटी में भी होगा, फॉल्ट में भी होगा, सिंक्रोनस मशीन में भी होगा, बहुत सारी जगह पे हो सकता है, आपके ट्रांसफार्मर में भी होगा यूज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इससे कन्वेंशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन बनता है, और हो सकता है ये लिखा तो है नहीं कि प्योरली पर यूनिट का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, वही वाले क्वेश्चंस आपको करना है। लेक्चर नंबर 6 में जाइएगा, लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर नंबर 06, आपको जी सेंटर की एप्लीकेशन में जाइएगा, पावर सिस्टम वाले फोल्डर में पहला फोल्डर खोलिएगा और लेक्चर नंबर 6 में जाके, लेक्चर नंबर 6 में जाके आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3
और क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको पर यूनिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंस डायग्राम आप बनाते सीख गए यहां पर तो आपको फॉल्ट एनालिसिस 25% फिनिश हो गया, क्योंकि वहां पर रिएक्टेंस डायग्राम का ही खेल है। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनमें एक आध क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है ताकि समझ आ जाए। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आपके गेट में नहीं आएंगे, गेट में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट हाँ रिएक्टेंस डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया है वही फॉल्ट को सीखने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आई थिंक यही 4 क्वेश्चन है। इसमें ये जो 4th नंबर वाला है ये रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के ऊपर है। रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, ठीक है गाइस। तो पूरे बेसिक्स में मैंने ये सारी चीजें कवर करी है। अभी बेसिक खत्म नहीं हुआ, ये 21 लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये वाला सेगमेंट था। दूसरा सेगमेंट कौन सा हुआ आपका, पर यूनिट सिस्टम वाला। तो ये फॉर्मूले आपको काम आने, सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। इसका इंप्लीमेंटेशन इन 4 क्वेश्चंस में है। जो पेड यूजर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है, 2 मिनट के अंदर रिविजन हो जाएगा। जो लोग नहीं भी है तो प्लीज कोरोना सब्सक्रिप्शन मंथली पैकेज ले लीजिए, उसमें भी आपका कवर हो जाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी 21 वाले बेसिक में ही चल रहे हैं अभी, है ना। तो इसमें पहला सेगमेंट मैंने यहां तक कंप्लीट किया, सेकंड सेगमेंट पर यूनिट वाला था। थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सेगमेंट आता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम में पावर के बारे में जानना, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा 4 क्वांटिटी के बारे में, एक्टिव पावर के बारे में पढ़ा, रिएक्टिव पावर के बारे में पढ़ा, ठीक है, रिएक्टिव पावर के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। तो कॉम्प्लेक्स पावर कुछ नई चीज नहीं, इन दोनों का मिक्सिंग ही। देन वोल्टेज मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने लोड एंगल के बारे में पढ़ा, डेल के बारे में। देखिए गाइस, जो लोग पूरा पावर सिस्टम पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि इन 4-5 क्वांटिटी का कितना इंपॉर्टेंस है पूरे पावर सिस्टम में। पूरा का पूरा लोड फ्लो एनालिसिस आपके, अगर ये 4-5 लेक्चर जो अटेंड किए होंगे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये वोल्टेज मैग्नीट्यूड, लोड एंगल समझने के लिए, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स है उसका कितना इंपॉर्टेंस है पूरा पावर सिस्टम सीखने के लिए। अब जो स्टूडेंट को अगर एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लासिकल वे में आपको बताया है, जो लोग पेड यूजर होंगे उन्हें पता होगा कि बहुत ही क्लासिकल क्रिएटिव एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको प्रैक्टिकल रियलाइज करवाया कि एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर होते क्या है असल में, ठीक है। तो अभी मेरे पास टाइमिंग यहाँ पे नहीं है कि मैं उस तरीके से इन्फॉर्म कर सकूं। और अगर आप में से जो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के बारे में नहीं जानते प्रॉपर तरीके से, तो प्लीज आज ही प्रिपरेशन छोड़ दीजिए अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरा पावर सिस्टम कैसे समझोगे अगर इन्हीं चीज को नहीं आएगा आपको तो, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, नहीं तो फील नहीं कर पाओगे पावर सिस्टम। न्यूमेरिकल करने को कर दोगे, बट वो न्यूमेरिकल कर क्यों रहे हैं, हो क्या रहा है, वो आपके दिमाग में पूरा प्रैक्टिकली चलना चाहिए कि हाँ ऐसे हो रहा है हम। क्योंकि ये हम लोग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग नहीं है कि एक इमेजिनेशन में चल रही है। हर चीज प्रैक्टिकली परफॉर्म होती है फील्ड पे, ठीक है। OCSC टेस्ट आप करते हो तो वो दिखता भी है। इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या है, दिखती भी तो है कम से कम, चाहे वो लाइटनिंग फॉर्म में दिखे, है ना। और अगर नहीं दिख रही है तो किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी तो आप हाथ लगा के देख लो, महसूस हो जाएगा आपको, है ना। चलिए, तो एक्टिव पावर समझिए। पहली चीज मैंने यहां पर एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर लेक्चर के अंदर सबके बारे में डिटेल डिस्कशन दिया है। तो और यहां पर मैंने 1-2 चीजें ये भी बताई है कि जो एक्टिव पावर है वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, P मिनिमम और P मैक्सिमम की लिमिट में, ठीक है। अगर ये लिमिट क्रॉस होगा तो क्या होगा, ये सब मैंने आपको बता रखा है। लिमिट अगर P की मैक्सिमम के ऊपर जाएगी तो क्या होगा, मिनिमम से नीचे आएगी तो क्या होगा, ठीक है। Q में क्या होगा, देखिए ये इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। इस तरीके से मैंने Q की भी लिमिट बताई है आपको, वोल्टेज की भी लिमिट बताई है। तो वोल्टेज की लिमिट आपको मैं बता देता हूं, ये याद रखने लायक है। 0.95 पर यूनिट से लगा के वोल्टेज जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 1.05 पर यूनिट तक वेरी होना चाहिए, ठीक है। इस रेंज में वेरी होना चाहिए, 5% कम 5% ऊपर, इससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। लोड एंगल सिमिलरली सिंगल जनरेटर का अगर लोड एंगल है तो 6 डिग्री से लगा के 10 डिग्री तक सिंगल जनरेटर, और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और सिलेंड्रिकल नेचर का है तो वहां पे 30 से 45 डिग्री तक अलाउ है, ठीक है। बाकी आपको पूरे लोड एंगल के वेरिएशन का तो पूरे स्टेबिलिटी में जिक्र है। अब समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पर जो एक्टिव पावर है वो किस पे डिपेंडेंसी है उसकी, एक्टिव पावर की डिपेंडेंसी है लोड एंगल से, ठीक है। और रिएक्टिव पावर की जो डिपेंडेंसी है वो वोल्टेज मैग्नीट्यूड से, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन है P + J Q, ठीक है। प्लस माइनस लिख सकते हैं अगर आपका
इंडक्टिव नेचर का है तो प्लस जे क्यू, कैपेसिटिव नेचर का है तो माइनस ले सकते हैं, ठीक है। और V इंटू करेंट का कॉन्जुगेशन, V इंटू करंट का कॉन्जुगेशन, ये भी एक रिलेशन है और यहीं से आपका पावर ट्रायंगल बनता है। पावर ट्रायंगल मतलब फाई इज द पावर फैक्टर, ठीक है। और ये हो गया S, ये होगा आपका Q, ये हो गया P, ठीक है। तो यहां से आपका 2-3 रिलेशन है। tan फाई अगर मैं लिखूं तो tan फाई कितना होता है, P बाय परपेंडिकुलर अपॉन Q बाई S, Q बाई P, Q बाई P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर मैं यहां से बोलूं कि P इक्वल टू कितना है तो S cos फाई, S cos फाई, Q कितना है S sin फाई, और S क्या है, S अगर मैं लिखूं तो वोल्टेज इनटू करंट भी लिख सकता हूं डायरेक्टली। अगर मैग्नीट्यूड अपरेंट पावर लिखूं तो यहाँ पे अपरेंट पावर लिखूं, ये वोल्टेज इनटू करंट कॉन्जुगेशन नहीं, ये वेक्टोरिकल फॉर्म में, ये आपके वेक्टोरिकल फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स पावर और अपरेंट पावर में यही अंतर है कि कॉम्प्लेक्स पावर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अपरेंट पावर क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब यहां पर इतनी सारी चीजें बता दी, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एक्टिव पावर और डिपेंडेंसी कैसे है वो देखते हैं। तो एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला है, एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला आप यहां से समझिए कि अगर मैं बेसिक पावर फ्लो देखूं, बेसिक पावर फ्लो में क्या होगा, एक आपका जनरेटर रहेगा, एक आपका जनरेटर रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा, यहां पर रेजिस्टेंस हटा दो तो डायरेक्टली JX बोल देता हूं। रेजिस्टेंस ज्यादातर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में नेग्लिजिबल मानते हैं। और ये हमारा क्या रहा, लोड रहा, ये क्या रहा, लोड। ये पूरा पावर सिस्टम में असल में देखा जाए तो ग्राउंड ग्राउंड क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन, ये जनरेटर और ये लोड। बहुत ही सिंपल सा पावर सिस्टम का एनालिसिस बता रहा हूं आपको और पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये आपका क्या होता है, E एंगल डेल होता है, और ये वोल्टेज जो होता है वो V एंगल 0 होता है, और यहां से जाने वाला करंट होता है, और यहां से 2 पावर फ्लो हो रहे हैं। कौन कौन से पावर फ्लो हो रहे हैं, एक तो आपका एक्टिव पावर जा रहा है P और रिएक्टिव पावर जा रहा है Q। तो एक्टिव पावर कब फ्लो होगा, रिएक्टिव पावर कब फ्लो होगा, इसके लिए कंडीशन, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, वो आपको बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहां पर ये समझिए कि यहां पर जो P है वो कितना हो जाएगा, EV अपॉन X। JX मत कर देना, सिर्फ X, क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो J को कंपेयर करके ही होता है। कई लोग J लगा देते हैं, J नहीं लगाना। और साइन डिफरेंस ऑफ डेल होता है, डिफरेंस ऑफ डेल। अब ये डिफरेंस ऑफ डेल होता क्या है, देखिए जो डिफरेंस ऑफ डेल होगा वो असल में होता ये है कि सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड, मतलब इसको अगर मैं del 1 मान लूं और इसको मान लूं मैं del 2 मान लूं, तो ये है del 1 माइनस del 2। क्या ये, del 1 माइनस del 2। इसका मतलब ये हो जाएगा कि del 1 की जगह पे हम लोग del माने हैं और del 2 की जगह क्या है, 0 है, तो डिफरेंस ऑफ del इज नथिंग बट सिंपल del। इसका मतलब एक्टिव पावर कब फ्लो होगा, एक्टिव पावर, ये सब तो क्या है, अगर एक्साइटेशन कांस्टेंट है, वोल्टेज तो हमारा लोड का वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है, एक्स भी कांस्टेंट है, और अगर मैं एक्साइटेशन को भी कांस्टेंट मान लूं तो जो P है वो प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, साइन डेल, डिफरेंस ऑफ डेल, और साइन इज प्रोपोर्शनल इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ डेल। इसका मतलब एक्टिव पावर तभी फ्लो होगा, एक्टिव पावर फ्लो होगा हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल, हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल, और ये लोअर वाला 0 है, इसलिए बाय डिफॉल्ट एक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू दी लोड एंगल, एक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू लोड एंगल। समझ में आया। तो एक्टिव पावर तभी फ्लो होगा हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल, एक्टिव पावर फ्लो होगा। अगर लोड एंगल में ऐसा हुआ तो एक्टिव पावर ऐसे फ्लो हो सकता है। समझ में आया। दैट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एसी पावर फ्लो। क्योंकि नॉर्मली आप नेटवर्क पढ़ते डीसी नेटवर्क इतना पढ़ लेते हैं कि आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस याद होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पावर फ्लो होगा। ऐसा नहीं है, यहां पर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। एक्टिव पावर उस पर इंडिपेंडेंट है, एक्टिव पावर डिपेंड करेगा आपके लोड एंगल पे। अब आपका क्वेश्चन होगा सर लोड एंगल क्या होता है। अब लोड एंगल के बारे में डिटेल में बता चुका हूं रिवीजन सेशन में, अब मैं लोड एंगल के बारे में बताऊंगा तो बाकी चीजें कब बताऊंगा, ठीक है। तो इतना समझिए, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिफरेंस ऑफ डेल की जगह डायरेक्टली हम लोग डेल ही लिखते हैं। डायरेक्टली हम लोग डिफरेंस ऑफ डेल हटा के डायरेक्टली डेल भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत सारी जगह पे काम आएगा, आपको सिंक्रोनस मशीन में भी काम आएगा, पावर सिस्टम में भी काम आएगा, बहुत काम आएगा। सेकेंड फॉर्मूला ये हो गई एक्टिव पावर की बात।
रिएक्टिव पावर पे अगर हम लोग जाएंगे तो रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस ऑफ वी वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है रिएक्टिव पावर का। अब रिएक्टिव पावर किस पे प्रोपोर्शनल, वी और एक्स तो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ वी, और ये जो डिफरेंस ऑफ वी होगा ना, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ वी का मतलब है ई माइनस वी, मतलब कि सेंडिंग एंड वोल्टेज जो ज्यादा होगा, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, ये मान सकते हैं हम लोग। तो जो हायर वोल्टेज होगा हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज का जो डिफरेंस है उसको डेल डी बोला है। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू ई माइनस वी, असल में ई माइनस वी, ये ई बड़ा होगा वी से तभी आपका रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा। इतना समझ में आया आपको? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और यहां पर ये डिफरेंस ऑफ डेल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो वी स्क्वायर बाई एक्स भी तो फॉर्मूला होता है, वो अलग होता है वो आपको बताया जाएगा, तो जो वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में वो वाला, ये वाला जो डेरिवेशन है करवाया है हम लोगों ने, ठीक है। ये आप बेसिक में ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला। तो यहां से दो तीन चीजें आपको क्लियर होती है कि एक्टिव पावर किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, लोड एंगल के डिफरेंस पे। एक्टिव पावर फ्लो होने की कंडीशन क्या है कि हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल ही फ्लो करेगा। और रिएक्टिव पावर की क्या कंडीशन है कि जो सेंडिंग एंड का जो फेजर या सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है वो हायर होना चाहिए रिसीविंग एंड से, तभी वो रिएक्टिव पावर इससे फ्लो होगा। इसका रिवर्स हो गया तो रिएक्टिव पावर का डायरेक्शन बदल जाएगा। सेम लाइकवाइज लोड एंगल का भी अगर ये हायर लोड एंगल हो गया और ये लोअर हो गया तो ऐसे एक्टिव पावर फ्लो होगा, जो कि सिंक्रोनस मोटर वगैरह में होता भी है। समझ में आया? और एस क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन P प्लस JQ। और ये समझ में आई गया कि डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहां से दो क्वेश्चन कर लीजिएगा, मेरे पास जो लिखे हुए दो क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 16 में जाइएगा, लेक्चर नंबर 16 में सीधे जाना है आपको। ये थ्योरी पढ़ ली ना, बस डेरिवेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई भी लेक्चर थ्योरेटिकल लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ लिया बोर्ड पे। डायरेक्टली आप जाके लेक्चर नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये दो क्वेश्चन कर लेना, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे पूरा पावर सिस्टम आपको ब्रीफ में समझ आ जाएगा। हवाई यात्रा हो जाएगी पूरे पावर सिस्टम की। हवाई यात्रा में देखते ना, ऊपर से हाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो पूरा हवाई यात्रा हो जाएगा पूरे पावर सिस्टम का, क्योंकि पूरा पावर सिस्टम, देखिए पूरा पावर सिस्टम ही तो बना दिया मैंने। अब बचा ही क्या है, अब जो भी कुछ करोगे, फॉल्ट आएगा तो करंट में चेंज आएगा, इसमें आएगा तो उसमें चेंज होगा। अच्छा, करंट भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, करंट भी आपको लिखना हो तो कुछ इस तरीके से करंट भी लिख सकते हो। यहां से करंट लिखना हो तो E एंगल डेल माइनस V एंगल 0 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा X एंगल 90 डिग्री, J को 90 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका करंट, ये करंट निकल आएगा, ठीक है। करंट निकल आया, कॉन्जुगेट कर दीजिएगा तो वहां से आपको S इक्वल टू देखना है, तो यहां से जितना पावर जा रहा है वो सब निकल भी आएगा, तो सारी चीज निकाल दोगे। तो ये दो क्वेश्चन कर लेना, लेक्चर नंबर 16 में जाके पूरा का पूरा बेसिक्स कवरेज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ कंडक्टर, इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है। और साथ में सपोर्ट स्ट्रक्चर, जो टावर होते हैं ना, ट्रांसमिशन टावर के स्ट्रक्चर बताएं, सपोर्ट स्ट्रक्चर, जो ट्रांसमिशन टावर होते हैं उनके बारे में बताया। तो वो गेट में ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सपोर्ट स्ट्रक्चर, तो बस ये टाइप्स ऑफ कंडक्टर जब पढ़ाया है ना मैंने, तो यहाँ पे मैंने स्किन इफेक्ट वगैरह के बारे में भी, खैर यहाँ पे नहीं बताया मैंने स्किन इफेक्ट के बारे में, वो आगे ट्रांसमिशन में बताया है। बट टाइप्स ऑफ कंडक्टर में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेना, कॉपर, एल्यूमिनियम, ACSR क्या होते हैं, बंडल कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ACSR को थोड़ा सा देख सकते हैं आप, और बंडल कंडक्टर, ये दो कैटेगरी को देख सकते हैं। सपोर्ट स्ट्रक्चर में भी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, गेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरेस्ट हो तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहां तक ही याद रखना है, ठीक है। ये ACSR, बंडल कंडक्टर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, अगर रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, आप पूरा पावर सिस्टम पढ़ लिया है तो इन पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये खत्म होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम का, ये वाला पूरा का पूरा सेगमेंट 21 लेक्चर का पूरा रिवीजन हमारा
कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ट्रांसमिशन यूनिट 2 जो कि ट्रांसमिशन लाइन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको मैं बताऊंगा सलीके से कि कौन सी चीज़ें याद रखना है, कौन सी चीज़ें याद नहीं रखना है, फॉर्मूला कैसे याद रखना है और कौन से क्वेश्चन को हमें करके जाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसमिशन लाइन के साथ।